सिम्पटम्स क्या रहते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे? मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब पेशेंट प्रेजेंट करता है ओवेरियन कैंसर का, तो उसमें मल्टीपल सिम्टम्स जब आते हैं तभी वो प्रेजेंट करता है। हुँ, एंड बाय द टाइम द ओवेरियन कैंसर बिकम सिम्टोमेटिक, इट इज मिनिमम स्टेज 3। ओके। और वो मल्टीपल स्टेज सिस्टम 1 और 2 में उसको कोई सिम्टम नहीं होते। अच्छा। इसीलिए ओवेरियन कैंसर की स्क्रीनिंग की गाइडलाइन अभी तक नहीं रिकमेंडेड है। बट एक फीमेल को जो भी जिनकी भी एज 30 इयर्स एंड अबव है, हुँ, इवन हमने तो 24 इयर्स में भी देखे हुए हैं ओवेरियन कैंसर्स, उसके अपने अलग रीजंस होते हैं। लेकिन जिनकी भी एज 30 इयर्स एंड अबव है, उनको साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड किसी अच्छे सेंटर से करा लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड पेल्विस जिसमें यूट्रस, एडिनेक्सा, एक रफ स्क्रीनिंग ऑफ abdomen हो जाए, though it is not a recommended test, but it will give you a rough idea. Rather than being diagnosed as stage 3, at least these patients can be addressed in stage 1 and stage 2 with a reasonable, very good survival, हुँ, हुँ। unaffected survival you can say. और स्टेज 3 पे सिम्पटम्स क्या रहते हैं? ब्लोटिंग होगी पेशेंट को, बोलेगा कि हमको जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट नहीं होता, पेट थोड़ा सा फूलने लगेगा क्योंकि फ्लूइड अंदर इकट्ठा होने लगता है, असाइटिस जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। पैरों में स्वेलिंग आ सकती है उसको, जो लेट स्टेज 3 और अर्ली स्टेज 4 का सिम्टम होता है। यूरिन बहुत फ्रीक्वेंट हो सकता है, मोशन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो ये हुँ। सारे सिम्पटम्स ये तो होते बहुत हैं। नॉर्मल है मतलब नॉर्मली अगर कोई हो तो उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि नहीं, हाँ, कभी कुछ हो रहा है, नहीं कभी ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम नॉर्मल आपको कितनी बार कॉन्स्टिपेशन होता है अगर आप सोचो तो, रूटीनली नहीं होता ना, लेकिन हुँ, ये सब चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंटली होंगी हाँ, होगी। हर तीसरे दिन उसको ये दिक्कत होगी, कभी हुँ, अचानक से डायरिया हो जाएगा, कभी 2 दिन हो जाएगा उसका मोशन नहीं पास होगा, है ना? उसको लगेगा पेट मेरा फूलता ही जा रहा है, फूलता ही जा रहा है। वो पेशेंट को खुद पता चलता है कि उसमें अंदर से स्ट्रेच हो रहा है, वो फैट गेन की वजह से नहीं फूल रहा, उसको पता चलेगा, वेट लॉस भी हो सकता है कुछ लोगों को, हुँ, हुँ, अनएक्सप्लेन्ड, ऐसे ही। ये सारी चीज़ें। मैंने ना एक केस देखा था कि एक लेडी थी, उनको भई वेट गेन हुआ, पेट फूल गया हुँ, हुँ। और बहुत सारा फ्लूइड निकला बॉडी से, बट कुछ ऐसा कैंसरस नहीं था, नहीं आया वहाँ पे। तो ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ आपको लगता है बट ऐसा कुछ होता नहीं? पेट में जब फ्लूइड जिसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं, असाइटिस में जब होता है उसका केवल ओवेरियन कैंसर या कोई कैंसर ही कॉज़ नहीं होता। अंडरलाइंग लिवर डिजीज़ में भी ऐसा होता ओके। है? लीवर शुड फंक्शन प्रॉपर्ली टू सर्कुलेट द पेरिटोनियल फ्लूइड कि कितना एब्ज़ॉर्ब होना है, कितना सीक्रेट होना है, कितना एक्सक्रीट करना है यूरिन के थ्रू। हुँ, मल्टीपल कॉजेज़ आर देयर फॉर असाइटिस। हर पेशेंट कैंसर का इसीलिए उसका पेट फूला ऐसा नहीं होता है। हुँ, हुँ। बट फ्लूइड निकला था एंड इट वाज़ लाइक ट्यूबरकुलर गुड होगा, अमाउंट हाँ, हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस होगा, हाइपोन्यूट्रिशन उसका होगा, जिसकी वजह से एल्बुमिन बहुत कम बन रहा होगा बॉडी में, और इनटेक अगर बहुत कम होगा। रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया, बट जस्ट दैट ऐसा नहीं है, फ्लूइड ऐसा केम नहीं आउट। होता। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, जो फ्लूइड होगा उसको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। हुँ, 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 हुँ। उसमें हुँ, आएगा कि व्हाट इज़ द कॉज़। हाँ, गॉट टू नो दैट देयर इज़ नथिंग किसी क्लोज़ का ही हुआ था एंड गॉट टू नो कि कुछ नहीं है। तो ऐसा भी कुछ होता है कि लाइक कुछ निकला नहीं नहीं, वेरी रेयर क्योंकि बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होगा क्यों? जब एग्ज़ैक्टली मल्टीपल टेस्ट्स आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट्स। Gastroenterologists are the right person to diagnose such type of cases where abdomen is distended without any undiagnosed underlying mass or tumor. हुँ, हुँ, हुँ। आई गॉट यू। ओवेरियन कैंसर होता क्यों है फिर? मल्टीपल रीजंस है, हेरिडिटरी है, दो उसका परसेंटेज बहुत कम है जब यंग एज में होता है ना? बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि जब ओवरवेट होने लगते हैं तो किसी भी गायनेकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी के रिस्क बढ़ जाते हैं, ईदर इट अ ब्रेस्ट कैंसर, ईदर इट एंडोमेट्रियल यूट्रस कैंसर और ओवेरियन कैंसर। ओके। मल्टीपल टाइप ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब जो लोग लेते हैं हुँ, अर्लियर, उनको आगे जा करके होता है। जो आई पिल या ऐसी पिल्स आती हैं, उनको लोग ओवर यूज़ करते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस अंदर करते हैं बॉडी में। हुँ, हुँ, जो हुँ। सेल्स को वो कभी अचानक से कंट्रोल प्रोलिफरेशन में ले आएगा, कभी ओवर प्रोलिफरेट करेगा। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ जब इंसल्ट होते हैं उस ओवेरियन टिश्यू में, जिसकी वजह से ये होता है। तो मोस्टली आपने कौन से रूट कॉज़ेज़ देखेंगे? जेनेटिक्स था या फिर पिल्स का था? ऑल मेन क्या ऑल था? मिक्स्ड ऑल मिक्स्ड। या जो अच्छा। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में गोनाडोट्रोपिन्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी स्टडीज़ ये भी रिपोर्ट करती हैं। इवन अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपना डेटा भी तैयार कर रहे हैं। हुँ, हुँ। इन लास्ट 1 ईयर वी हैव सीन अराउंड 8 टू 9 पेशेंट्स, जिनमें जब हमने हिस्ट्री ली कि उनको कितने इश्यूज़ हैं, पैरिटी एक ये पूछा जाता है हुँ, ना? बिफोर यू कम टू एनी कंक्लूजन, बिकॉज़ यू आर एबल टू डील बेटर व्हेन यू नो द रूट कॉज़ द डिज़ीज़, है ना? सिम्पटम डील कर दिया, ओवरी है तो उसको एड्रेस कर दिया, दैट इज़ हुँ। डिफरेंट थिंग। तो जब उसको देखो तो पेशेंट बताती है, हाँ, मुझे 2 इश्यू हैं, कैसे नेचुरली हुए या आईवीएफ से हुए? वो बताती है आईवीएफ से हुए। तो हम पूछते हैं कि आईवीएफ के समय क्या इंजेक्शंस लगाए जाते थे हार्मोन का या
उसमें भी आईवीएफ मतलब ऐसा नहीं कि हर पेशेंट्स को इंजेक्शन ही लगाए जाते हैं। आईवीएफ में कई बार कुछ गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ कि आईवीएफ का बहुत अच्छा काउंसलिंग करती हैं, पेशेंट नेचुरली कंसीव करने लगते हैं, जो वो अब तक उनके गाइडेंस के बिना नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा भी होता है, तो इसीलिए ये भी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। अगर पेशेंट का इतना नॉलेजेबल है कि पेशेंट को पता है कि उसको इंजेक्शन लगे थे, है ना? कई सब बार जब हम इंटीरियर में जाते हैं जहाँ पे लोग आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता, वो आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे कि अच्छा एक इंजेक्शन लगा था, या हर हफ्ते एक लगता था, या हर ऑल्टरनेट डे एक लगता था, या वो इंजेक्शन क्या था। दे आर नॉट वेरी गुड इन रिमेम्बरिंग और रिकॉलिंग और डेटा कीपिंग, कि उनके पास हो ये कि नहीं मैंने ऐसा है। तो वो सारे इंजेक्शंस में क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं जो आपके ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे। उनका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि वो ओवरी को स्टिमुलेट करेगा और वो ओवा बनाएगी। ओवा बनाएगी तब प्रॉपर साइकिल, जब अच्छा ओवा निकलेगा तो आप उसको रिट्रीव करके बाहर फर्टिलाइज करा के उसमें उसी सेम पेशेंट में आप ट्रांसफर कर दोगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट। दिस इज द बेसिक प्रोसीजर। कुछ लोगों में क्या होता है कि काउंसलिंग होती है कि नहीं आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की इस पीरियड में इंटरकोर्स करो ताकि आप बेटर कंसीव कर पाओ, है ना? तो जब गोनाडोट्रोपिन्स लगाते हैं वो ओवरी को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट करेगी तो ऊपर की सेल्स भी रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगी। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में जिनमें आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान गोनाडोट्रोपिन्स इंजेक्शंस यूज किए जाते हैं हेवीली, ऐसे पेशेंट में एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर हमेशा ज्यादा होते हैं। और मल्टीपल साइकिल, जैसे पहली बार फेलियर हुआ तो लोग दूसरी बार ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, है ना? तो एवरी साइकिल के साथ जो इंजेक्शंस की डोज होती है, वो आई एम नॉट द एक्सपर्ट फॉर आईवीएफ, लेकिन जो लोग करते हैं प्रैक्टिस उनको भी ये पता होगा कि हर साइकिल के बाद वो भाई अगर पेशेंट किसी ट्रीटमेंट को फेल किया, यू विल, योर रोल इज व्हाट, योर रोल इज अगेन टू गिव अ बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। और जिसको पहले रिस्पॉन्ड करने के चांसेस नहीं थे तो अब उसमें क्या ये कर सकते हैं, है ना? तो उस तरह से मल्टीपल इंजेक्शंस लग जाते हैं जिसकी वजह से ओवरी को डैमेज होना शुरू हो जाता है। आई गॉट यू। सो इज इट लाइक कि जितना भी आप अपनी ओवरी के साथ खेलेंगे through pills, through extra things that you are taking, maybe to have a child or maybe to control, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट कैंसर या कुछ भी है। हाँ, इसीलिए जिनका आईवीएफ से बेबी होता है आप देखेंगे कि उनमें ट्विंस भी कॉमन होते हैं, है ना? जब ट्विंस कॉमन होते हैं उस समय क्या होता है, जब वोम ग्रो करता है ना, बढ़ता है, जैसे बेबी आया, कंसीव किया, ट्राइमेस्टर बाय ट्राइमेस्टर, जब वो ग्रो करता है तो वो ओवरी उसके पीछे से छुप जाती है, यूट्रस के पीछे, यूट्रस ग्रो करना शुरू। और उस समय जो प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं उनका क्या रोल होता है, वो उसकी फीटल की ग्रोथ की मॉनिटरिंग करते हैं, है ना? और उस समय ये उनका फॉल्ट नहीं, उस समय क्या होता है, ओवरी क्योंकि पीछे छुप जाती है, उस वक्त कई बार उनका ध्यान भी नहीं जाता, कई बार वो अपनी फाइंडिंग से अपने आप ऑब्सक्योर हो जाती है। इसलिए कई पेशेंट्स में, आप रिसेंटली भी देखो, कई पेशेंट्स में यूट्रस ग्रो करता है, उस समय अंदर ओवरी कैंसर भी होता है, वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा होता है। आई हैव सीन सच पेशेंट्स। अच्छा, है ना? कि कई बार फिर अचानक सिजेरियन, और सिजेरियन के सामने खुद गायनेकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं कि नहीं डॉक्टर सीमा उसमें ये फाइंडिंग थी, तो उस पेशेंट को मैंने बुलाया है, तो आप उसको काउंसिल करो, उसका आगे हमें कैसे प्लान करना है टू प्रोवाइड हर बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड गुड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। ऐसे पेशेंट जब भी डायग्नोस्ड होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दे आर स्टेज 1 और स्टेज 2। लेकिन एक ग्लिच ये भी है कि ऐसे ही पेशेंट्स में डायग्नोसिस डिले भी होती है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है, एब्डोमेन ऑलरेडी डिस्टेंड कर रहा, तो बाकी सिम्टम्स वो ऑब्सक्योर हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप जाओगे रेडियोलॉजिस्ट के पास, वो क्या करेगा, यूट्रस देखेगा, एंडोमेट्रियम देखेगा, प्लेसेंटा की पोजीशन देखेगा, फीटस कैसे ग्रो कर रहा है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं, सब कुछ ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है, ठीक, फीटल स्कैन इज ओवर, है ना? तो ऐसे लिए यही मैसेज है कि उसमें ओवरी को भी जरूर स्क्रीन करें हर बार। प्रॉब्लम क्या आती है कि उस समय वोम में बच्चा होता है ना, बच्चे को आप रेडिएशन नहीं दे सकते, तो इवन इफ दे डिटेक्ट, ये उनका भी फॉल्ट नहीं है, इवन इफ दे डिटेक्ट कि नहीं ओवरी में ये सिस्ट है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आगे जा करके, तो उस समय ना उनके लिए भी होता है कि जो बच्चा अभी सेकंड ट्राइमेस्टर में, आप बच्चे को अबॉर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई चाइल्ड प्रीशियस है, जिसको आईवीएफ से कंसीव हुआ है, और सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद दे हैव गॉट नो ऑप्शन अदर देन टू कंटिन्यू इट टिल द टर्म, और एटलीस्ट 34 वीक्स कंप्लीट हो जाए कि आप प्री टर्म डिलीवर करा लो, एंड देन एट द सेम टाइम यू स्टार्ट डीलिंग विद द ओवेरियन कैंसर। अब आप रेडिएशन दे नहीं सकते, तो आप उसको अल्ट्रासाउंड के अलावा और कोई मोडालिटी में स्क्रीन नहीं कर सकते, सीटी स्कैन करा लिया, एमआरआई करा लिया, जिसमें आपको बेटर जेनेटल ऑर्गन्स या अंदर के ऑर्गन्स का उस समय का देन कंडीशन पता चल